सुनाते ही मैंने बोला कि इस पे अपने आप में एक कमाल की फिल्म बन सकती है। तो जैसे ही 2 1 मिनट टहलने के बाद मुड़कर मुझे बोले कि कश्मीर की फाइल हम बंद करते हैं और आप इस पे ध्यान दीजिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इसके ऊपर एक बहुत अच्छी फिल्म बन सकती है। मैं खुद उन सीनों पर सेट पे बैठे हुए मेरी आंखें भर गई, मैं रो पड़ा, इतने अच्छे। हेलो हाय नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ललन टॉप सिनेमा अड्डा में। साल हाँ 2023 की सबसे बड़ी हिंदी फिल्मों में से एक है गदर टू। 11 जी अगस्त को सिनेमाघरों में आ गई है। उसी मौके जी पर जी। आज हम फिल्म के राइटर जो हैं शक्तिमान तलवार जी, उनसे बातचीत कर रहे हैं। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, जी मेरा पहला सवाल तो गदर टू से ही है, क्योंकि हम जी इससे शुरू करते हैं। और मैं कहीं एक इंटरव्यू में देख रहा था कि जो अनिल शर्मा जी हैं फिल्म के डायरेक्टर, उन्होंने जी कहा था कि फिल्म के आइडिया को लेकर उन्होंने 50 कहानियां सुनी। और जी फिर एक दिन आप उनके घर पहुंचे और कहा कि मुझे 10 मिनट दो, मुझे जी एक कहानी मिल गई है। तो जी। कहाँ से आया आपको आइडिया और क्या प्रोसेस था, क्या किस्सा है ये? नहीं, क्या है कि अनिल जी, पहली गदर का जितना प्यार, जितनी जगह ईश्वर ने और जनता ने हमें दी, वो जग जाहिर है। तो अनिल जी हमेशा मुझे कहते थे, हर फिल्म की थोड़ी फिल्म चलती है तो उसका सीक्वल बन जाता है, आप कुछ सोचो, आप कुछ सोचो। और वो खुद भी सोचते थे आइडियाज वगैरह, और बाहर भी सुनते रहते थे कि कोई आइडिया मिल जाए तो डेवलप कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। लेकिन बहुत से आइडिया सुने, जैसा उन्होंने कहा, बिल्कुल सही कहा, और मुझे भी टाइम टू टाइम कहते रहे। पर मुझे ऐसा लगता था बार बार, जब मैं सोचने लगता था कि ये हमारी गदर एक प्रेम कथा एक कंप्लीट कहानी थी, तो कंप्लीट कहानी के बाद मैं अब उसको ऐसे ही एक ब्रांड बन गया है या लोगों को पसंद है, उसके लिए मैं कहानी जोड़ तोड़ करके आगे तक ले जाऊं, तो वो मुझे ठीक नहीं लगता था। तो मैं फिर छोड़ देता था, सोचना जाने देता था। फिर कभी अगर उनके कहने पे या वैसे कभी बैठा हूँ, मन में गदर टू का ख्याल आता था, तो फिर सोचने लगता था, सोचता था। तो फिर मेरे सामने एक सबसे बड़ी बात ये आती थी कि तारा सिंह इतनी मुसीबतें, इतनी तकलीफें, इतने झगड़े करके अपने ससुर को इंसानियत का पाठ पढ़ाकर अपनी पत्नी को वहां से लेकर आया है। अब ये पाकिस्तान क्यों जाएगा? कोई हमारा कोई उनसे पाकिस्तान कोई ऐसा तो है नहीं कि स्विट्जरलैंड है कि कहीं टूर पे चला जाएगा। हम तारा सिंह, सकीना और छोटा बच्चा जो बड़ा हो गया है, जीते, जी थे। इनके बिना फिल्म बनती नहीं थी, इनके बिना आगे कहानी चल नहीं सकती, क्योंकि ये इसी परिवार की कहानी है। करेक्ट है। जी। तो एक दिन अचानक, कहते हैं ना कि सोच तो ऊपर वाला देता है, बुद्धि वही देता है, वही रास्ता दिखाता है। तो अचानक मुझे ये वजह समझ में आ गई कि तारा सिंह कैसे क्यों पाकिस्तान जाएगा, उसको हर सूरत में जाना ही पड़ेगा। तो मैंने फिर उसका आइडिया वर्कआउट किया, और आइडिया वर्कआउट करने के बाद मैं अनिल जी के पास पहुंचा। उस दिन नौराते का दिन था। तो मैंने अनिल जी को कहा कि गदर टू का आइडिया मिल गया। पहले तो यकीन ही नहीं हुआ। फिर उनको ये है कि शायद ऐसा, वो हमेशा मानते हैं कि शक्तिमान आएगा तो शक्तिमान जी सुनाएंगे तो कुछ डेफिनेट होगा, नहीं तो नहीं हो। वो उन्होंने शायद एक दो के इंटरव्यू में भी बोला है कि वो अंगद के पाँव हैं, ऐसा है वैसा कुछ। जी जी। तो फिर मैंने सुनाया तो तुरंत वो बड़े जब एक्साइट हो जाते हैं तो एकदम इधर से उधर टहलने लगते हैं, सोचने लगते हैं क्या सुना। और वो बोले कि सर काम हो गया, बात बन गई। और फिर सनी जी को फोन किया, फिर सनी जी ने बुलाया, फिर अनिल जी में गए, सनी जी को सुनाया, उनको बहुत अच्छा लगा। फिर जी में शारिक पटेल जी हैं जो उनके मेन हैं, तो उनके पास गए, उनको सुनाया, तो सबको ही बहुत अच्छा लगा। और फिर उसके बाद गदर टू का काम शुरू हुआ। ऐसे। जी। मैं वो पूछ रहा था कि आपको आइडिया कहाँ से आया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि रियल स्टोरी का भी एक था इसमें। नहीं, रियल स्टोरी का कुछ नहीं था। जनरली क्योंकि तारा सिंह एक ऐसा किरदार है जो ट्रक चलाता है, और ट्रक उसके पास है, ट्रक्स की यूनियन है। अभी उसके इस फिल्म में ट्रक्स 4 6 हो चुके हैं, इतना समय हो गया। वो कहानी में, इस कहानी में 17 18 साल हो गए। तो तरक्की आदमी करता ही है। तो कई चीजें, कई सोचते सोचते कि भाई तारा सिंह अगर ट्रक, मतलब
ट्रक लेके कहीं जा रहा हो, कुछ घट जाए, कुछ हो जाए, कुछ दिख जाए, ऐसा हो जाता है ना। तो वो सोच ने ही हमें वहां पहुंचा दिया, जो रियलिटी से जाकर कहीं टच कर जाती है। ये मेरा। जी जी। हाल ही में गदर 2 का ट्रेलर भी आया, और जी उसमें कुछ पॉइंट्स थे। जैसे एक जी। तो वो सीन हो गया कि कटोरा लेके हाँ भीख हाँ मांगने जी वाली हाँ बात हो गई, और हैंडपंप को टीज किया गया है। तो मेरा सवाल है कि जो गदर 1 थी उसमें हैंडपंप हो गया, वो बहुत हाई पॉइंट फिल्मों में से एक था जी उसके। जी। तो दूसरे पार्ट की कहानी लिखते समय ये खुद पर कितना प्रेशर होता है कि वही वाले पॉइंट्स को फिर से रिक्रिएट किया जाए, या फिर ये प्रेशर खुद पे आता है, या फिर टीम में आप लोग बैठ के बात करते हैं, क्या प्रोसेस होता है ये? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हमने डेलिबरेटली नहीं सोचा कि इसमें हैंडपंप डालें नहीं डालें, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, गदर एक प्रेम कथा हैंडपंप नहीं थी, मैं आपको बता दूं। वो एक कंप्लीट कथा थी। उसमें भावनाएं थी, उसमें जज्बात थे, उसमें रोमांस था, उसमें एक सुप्रीम सैक्रिफाइस ऑफ लव था। करेक्ट। और एक ऐसा हीरो था तारा सिंह, जो सारी विघ्न बाधाओं से लड़कर अपनी प्रेमिका को, अपनी पत्नी को, अपनी बच्चे की माँ को घर वापस लेकर आता है, जैसे राम अपनी पत्नी को, सीता को घर लेकर आते। तो एक एक भरपूर कथा थी। और हैंडपंप उसका एक एक दृश्य था, जब उस तारा सिंह के साथ ज्यादती की इंतहा हो जाती है, तो उसके पास सिवाय लड़ने के कुछ नहीं रहता। वो तो हाथ जोड़ रहा था, वो तो बार बार विनती कर रहा था कि मेरे पत्नी को, मेरे बच्चे की माँ को दे दो, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। उन्होंने शर्तें भी ऐसी ऐसी रखी, वो सब मान गया, क्योंकि वो मानता था कि सबसे बड़ा मजहब इंसान का उसकी उसका परिवार हो। जी। तो उस डायलॉग भी है फर्स्ट हाँ पार्ट में से। हाँ, उसके बाद लड़ने पे मजबूर हो गया। और कहते हैं ना कि जब भावनाएं, जज्बात बहुत बढ़ जाए, जब आप कॉमन आदमी हैं, कॉमन आदमी के भी अचानक बैठे बैठे खुशी में कोई पत्थर फेंक दे, या कहीं भगवान ना करे घर में आग लग जाए, तो उसके अंदर 10 गुना ऊर्जा आ जाती है, 10 गुना एनर्जी आ जाती है। यहाँ से पानी उठा, वहां से फेंक, यहाँ से ला, वो कैसे भी करके उस आग को बुझाना चाहता। तो तारा सिंह का इमोशन इतना बड़ा था, उसकी भावनाएं इतनी बड़ी थी अपने परिवार के लिए, कि उसने अपनी सारी ऊर्जा, उसने अपनी सारी शक्ति उस पर लगा दी, कि इतने हजार लोगों से कैसे मैं यहाँ से निकलूंगा, कैसे परिवार को लेकर जाऊंगा। हम्म, जी। तो मतलब आप कह रहे हैं कि सेकंड पार्ट में भी ऐसी कोई सिचुएशन आने वाली है, क्योंकि नहीं, हैंडपंप की झलक तो दिखती है। हैंडपंप उसमें क्यों है, मैं ये इस वक्त बता नहीं सकता आपको। करेक्ट है। तो बाकी उसमें स्थितियां परिस्थितियां तो डेफिनेटली एक एक फिल्म है, ड्रामा है। उसमें नाटक के 9 रस होते ही हैं। तो उसमें जज्बात भी हैं, उसमें डायलॉग बाजी भी है, उसमें थ्रिल भी है, उसमें एक्शन भी है, उसमें संगीत भी है, गीत भी है, रोमांस भी है। वो सब है। वो हमारी कहानी के अंदर से निकल कर आता जी। गदर 2 से थोड़ा पीछे, मतलब थोड़ा नहीं, 20 साल पीछे मैं जाना है। चाहूंगा, जी 20-22 साल जी पीछे, गदर 1 पे। गदर जी 1 रिलीज होती है, और इसको जी दो किस्म के का रिस्पॉन्स मिलता है। एक तो है सिंगल स्क्रीन वाली जनता, जो जी हाँ लाल जी हो जाती है फिल्म को देख के, डिस्ट्रीब्यूटर के फोन आते हैं कि मेरा जी जी मैं बर्बाद हो जाऊंगा, इतने लोगों की भीड़ जमा हो गई फिल्म देखने के लिए। जी लेकिन इसका एक इस रिसेप्शन का एक दूसरा पक्ष था, जो फिल्म की कड़ी आलोचना कर रहा था। जैसे अनिल हम्म शर्मा जी ने बताया एक इंटरव्यू में कि एक पब्लिकेशन ने लिखा कि गदर नहीं, गटर एक प्रेम कथा, और ऐसी ऐसी हम्म। बातें कही गई। हाँ जी आपका इन हाँ जी। दोनों रिसेप्शन पे क्या सोचना था? नहीं, देखिए, मुझे याद है 15 जून 2001 में ये फिल्म रिलीज हुई। और उससे पहले मैं अपनी फैमिली के साथ यूरोप गया हुआ था। तो मैं जिस रोज आया, उससे अगले दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस थी यहाँ, इसमें हॉलीडे इन में। तो मुझसे जर्नलिस्टों ने, उनमें से कोई साहब थे जिन्होंने ये सवाल पूछा था कि एक तरफ आमिर खान साहब की फिल्म रिलीज हो रही है लगान, दूसरी तरफ आपकी फिल्म रिलीज हो रही है गदर, तो आप क्या महसूस करते हैं?
तो तब भी मेरा यही कहना था, जिस जो फिल्म जितनी अच्छी होगी वो उतनी अच्छी चलेगी, उतना दिल जीतेगी। मेरा ये जवाब था। मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ, आपकी फिल्म अच्छी है तो वो चलेगी ही चलेगी, उसे कोई नहीं रोक सकता। वो हर प्रांत में चलेगी, वो हर प्रांत में पसंद की जाएगी, हर प्रांत में लोग अपनी अपनी भाषा में उसकी तारीफ करें। अच्छी नहीं होगी, कोई नहीं बोलेगा। जी। उसी दौरान गदर की रिलीज के बाद जो आपने कहा कि अच्छी होगी तो चलेगी, आपको यश चोपड़ा जी का भी फोन आया था, वो किस्सा एक बार हाँ, हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ, यश जी का एक्चुअली उसके बाद मुझे काफी प्रोड्यूसर्स का फोन आया। तो मैं नहा रहा था, तो लैंडलाइन थी 2001 में तब, मेरे ख्याल मोबाइल आ गए थे, तो मेरा मोबाइल शायद अंदर रखा होगा। तो लैंडलाइन पे फोन आया, मेरी वाइफ ने उठाया, रिसेप्शनिस्ट ने कहा यश जी बात करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे बोला वो नहा रहे हैं, मैं अभी बात करा। मैं फिर नहाकर आया, मुझे कहा कि यश चोपड़ा जी के ऑफिस से फोन है, आप बात कर लीजिए। नंबर दिया, मैंने मिलाया, यश जी ने बात की मुझसे। यश जी ने कहा, शक्तिमान जी मैंने आपकी फिल्म दिल्ली में देखी, और सबसे अच्छा काम इस फिल्म में आपका है। ये बात मेरे लिए बहुत बहुत प्रोत्साहित करने वाली थी कि इतने सुलझे हुए, इतने कामयाब, इतने बड़े मेकर मुझे फोन करके ये कॉम्प्लीमेंट दें। तो मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने तुरंत मुझे फोन पे बोला कि हमें भी कोई कहानी दो। तो मैंने कहा सर आप हुक्म कीजिए, मैं हाजिर होता हूँ। तो ये बात हुई थी उस वक्त फोन पर, जब ये फोन आया। फिर उस फिल्म का की कुछ कहानी उस पर नहीं, काम हो मैं फिर, पाया? हाँ, मैं फिर उनके पास गया, उनको मिला, उनको एक कहानी सुनाई। वो कहानी पे उन्होंने थोड़ा वक्त लिया सोचने पर कि मुझे 8-10 दिन दीजिए। फिर 10-15 दिन के बाद फिर फोन पे मेरी बात हुई। तो यश जी ने मुझे कहा कि कहानी आपकी बहुत अच्छी है, पर इस तरह की कहानी मैं कर नहीं पाऊंगा, कुछ और आए तो मेरे पास आप आइए। मैंने कहा ठीक है, ये बात हुई। जी। और आपकी और अनिल जी की पहली फिल्म थी साथ में गदर, लेकिन हाँ, इत्तेफाकन गदर पहली फिल्म थी, जी लेकिन आप किसी और फिल्म पे काम कर रहे थे। हाँ, नहीं, मुलाकात मेरी उनसे गदर से तो बहुत पहले हुई थी। वो एक फिल्म बना रहे थे, वो महाराजा गोविंदा वाली महाराजा नहीं, उससे पहले एक फिल्म अनाउंस हुई थी महाराजा, जिसमें श्रीदेवी और अनिल कपूर। वो फिल्म वो बनाने जा रहे थे, तो उनके कोई राइटर काम कर रहे थे, तो बात बन नहीं रही थी, आगे बढ़ नहीं रही थी। तो उसके जो निर्माता थे वो एक मिस्टर राजन सिप्पी थे। तो राजन सिप्पी साहब तब हिंदुस्तान में ही रहते थे, तो यहाँ बॉम्बे में उनका बिजनेस था। तो राजन सिप्पी साहब मुझे जानते थे, तो राजन सिप्पी साहब ने इनको, अनिल जी को मेरे बारे में कहा। अनिल जी ने मुझे बुलाया, मुलाकात की, 15-20 मिनट, आधा घंटा पौना घंटा बातचीत हुई। फिर उन्होंने अपनी महाराजा का आइडिया मुझे कहा। फिर बोला कि आप सोचिए, महाराजा का आइडिया बताने लगे। वो आइडिया बहुत छोटा था, बहुत थोड़ा सा था। तो मैंने पहली मुलाकात में मुझे याद है कि उन्होंने मुझसे कहा कि आप जो है ये इसमें हम अनिल जी को, अनिल कपूर और ये श्रीदेवी जी, ये का कॉम्बिनेशन है हमारे पास, और हमें सुनाना है उनको, तो आप देखिए आप क्या बना सकते। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इस पे कुछ काम करके लाता हूँ। तो मैं फिर गया घर। घर जाने के बाद मैंने उसमें 5-6 दिन 7 दिन काम किया। काम करके आके मैंने फिर राजन सिप्पी जी को सुनाया, और फिर उन्होंने मुझे अनिल जी के पास भेजा, अनिल जी को सुनाया। तो अनिल जी को बहुत अच्छा लगा, राजन सिप्पी को भी बहुत अच्छा लगा। तो फिर उसकी बराबर सिटिंग शुरू हो गई, और मैं एक एक होटल था उसमें सिटिंग करता रहा, बनाता रहा, लिखता रहा, लिखता रहा। फिर वो लिख लिख भी लिया, काफी बन गया। क्लाइमैक्स छोड़कर एक दिन अनिल कपूर जी के यहाँ जाके उनको भी सुनाया, उनको भी अच्छा लगा, और सारी चीजें स्मूथ जा रही थी। लेकिन हमारे जो बिजनेसमैन राजन सिप्पी जी थे, उनका बिजनेस में कुछ ऊपर नीचे मैटर हो गया, तो वो फिल्म फिर बन नहीं सकी। उसके बाद फिर अनिल जी ने ये महाराजा पिक्चर बनाई,
उसमें कोई और राइटर थे, और तब उनकी फिल्म बन रही थी तहलका, वो ऑलरेडी बन चुकी थी, वो ट्रायल वगैरह दिखाया उन्होंने। और फिर और एक दो तीन चार स्क्रिप्टों पे हम काम करते रहे, टाइम टू टाइम मैं करता रहा। तो अलग अलग नामों से, अलग अलग से, फिर एक आध पिक्चर जैकी श्रॉफ प्रोडक्शन के साथ करने की बात हुई, उसका स्क्रिप्ट भी बन गया। और फिर वो उसका स्क्रिप्ट बन जाने के बाद उसके दो गाने भी रिकॉर्ड हो गए। तब सोनू निगम नए नए आए थे, उन्होंने गाना गाया था उसमें, लेकिन वो फिल्म भी शुरू नहीं हो सकी। तो इसी दौरान, इसी में 6-7 साल गुजर गए, 8 साल, तो तपस्या चलती रही। और उसके बाद फिर जो है गदर एक प्रेम कथा शुरू हुई। जी। ऐसा आपने अभी जिक्र किया सर कि अलग अलग नामों से काम करते गए, ये क्या सीन होता है? अलग अलग फिल्मों के नाम, जो अच्छा अच्छा, फिल्में फिल्मों थी। के। हाँ, चोर बदमाश लुटेरे, आ, हमसे प्यार मत करना, ऐसे अलग अलग फिल्में, 4-5 स्क्रिप्ट की थी। तो उसमें नाम थे तलाश, वो मैं बात कर। अच्छा अच्छा, जी जी। जी। और गदर की भी कहानी, मतलब ओरिजिनली आप किसी और कहानी पे काम कर रहे थे आप दोनों, कश्मीर पलायन की कहानी थी, हाँ हाँ, वो करेक्ट है क्या वो। कहानी थी और ये कैसे फिर गदर नहीं, वो उसके में बाद तब्दील हुई? कश्मीर पलायन पे कहानी एक हमने सोचा, रियलिटी पे इस पे कुछ वर्कआउट करें। तो उसकी स्क्रिप्ट चल रही थी, वो ऑलमोस्ट बन गई थी। तो दलीप साहब को उस वक्त ये लेने की बात थी, दलीप साहब को सुनाई भी थी, उनको अच्छी भी लगी थी। कुछ सीन्स तो वो खुद इनेक्ट करने लगे थे खड़े होके, इतने अच्छे लगे थे। तो लेकिन सेकंड हाफ में कहानी थोड़ी थिन लग रही थी। ऐसा लगता था कि कोई सब प्लॉट जो है सेकंड हाफ में आ जाए तो कहानी और भरपूर हो जाएगी, हमें स्क्रीन प्ले का ही सहारा नहीं लेना पड़ेगा। तो वो कहानी ढूंढने के लिए हमने कहा देखते हैं सब प्लॉट क्या हो, ये हो वो हो। तो और कई कहानियां इधर उधर सब चलता रहा, माइंड में चलता रहा। फिर पार्टीशन के वक्त में घटी हुई बहुत सी घटनाएं थी, और उसमें से एक घटना थी बूटा सिंह की, जिस बूटा सिंह पे एक फिल्म भी बनी थी, गुरदास मान जी ने बनाई थी। करेक्ट है। तो वो एक आइडिया मैंने पढ़ा। वो आइडिया शायद आप जानते भी होंगे। बड़ा ऐसा आइडिया ऐसा था कि वो 58 साल का एक आदमी था, फौजी था, और उसको, वो दंगे के वक्त में उसने एक औरत को बचाया था, वो मुसलमान थी। और लोग जो है उसको मारने वाले थे, इसने उस उन लोगों को पैसे देकर उसे खरीद लिया, और उससे शादी करनी थी, क्योंकि उसकी शादी हुई नहीं थी, उससे एक बच्ची हो गई थी। अब दोनों देशों के कानून बने थे कि भाई जो जहां है वो वहां जाएगा, जो जहां है वो वहां वापस आएगा। तो उस औरत को वहां भेज दिया गया, तो बच्ची लेके वहां चली गई। बूटा सिंह फिर पाकिस्तान पहुंचा, और जाके उसने कहा बच्ची से, और उससे अदालत में बुलाया गया। अदालत में उसने आकर बोला मेरी बच्ची है, लेकिन उस औरत ने बूटा सिंह को इनकार कर दिया, और उसने कहा इसकी कोई बच्ची नहीं है, मैं से नहीं। समझे? और वो बूटा सिंह वहां से निकला, और स्टेशन पे कहीं जाकर उसने ट्रेन के सामने कूद कर आत्महत्या कर ली। ऐसी कोई कहानी, ऐसा कोई आइडिया। तो वो आइडिया मुझे क्लिक किया, और सारे एटमॉस्फेयर मुझे क्लिक किया। उस आइडिया पे मैंने एक प्लॉट बनाया, गदर एक प्रेम कथा, प्रेम की एक कहानी बनाई। वो जाके मैंने अनिल जी को सुनाई। तो अनिल जी का, मैंने बताया आपको, वो जब कोई एक्साइट हो जाते हैं तो वो इधर से उधर टहलने लगते हैं, हाथ वाथ मलने लगते हैं। तो उन्होंने कहा सर ये सब प्लॉट, मैंने कहा सब प्लॉट है, लेकिन सुनाते ही मैंने बोला कि इस पे अपने आप में एक कमाल की फिल्म बन सकती है। तो जैसे ही 2-1 मिनट टहलने के बाद मुड़कर मुझे बोले कि कश्मीर की फाइल हम बंद करते हैं, और आप इस पे ध्यान दीजिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इसके ऊपर एक बहुत अच्छी फिल्म बन सकती है। तो वहां से फिर गदर एक प्रेम कथा पे मैंने काम शुरू किया, और मैंने अपने करेक्टर रखे। तारा सिंह है, मनमौजी है, सिंपलटन है, मासूम है, और सकीना है। तो वो सारा एटमोसफियर, सारी चीजें फिर बनाएगी, और उनको फिर सनी जी को सुनाई, अनिल जी को सुनाई, सबको सुनाई। ऐसा। जी। वही मैं पूछ रहा था आपसे कि सनी देओल तक ये कहानी कैसे पहुंची, वो पहली मुलाकात कैसी थी? क्योंकि उनकी ऑन स्क्रीन इमेज एक है जो बहुत सारे लोगों जी को लगता है कि ऐसा रहते जी होंगे, सीरियस रहते होंगे, ऐसे रहते जी होंगे, जी कैसे हैं जी वो
असली में वो मैं पहली मुलाकात कैसे टर्न आउट हुई? जी, मैं एक मिनट देखिए, मेरी उससे पहले कभी कोई मुलाकात सन्नी साहब से नहीं हुई थी। तो जब ये एक वर्षन इसका पूरा स्क्रिप्ट का प्री क्लाइमैक्स तक पहुंच गया, क्लाइमैक्स रह रहा था अभी लिखना, कहानी में था लेकिन सीन वाइज नहीं, स्क्रीन प्ले वाइज नहीं। तो वो हमने जी में, तब नितिन कैनी साहब जी में जो है एक चीफ हुआ करते थे, वही नितिन कैनी साहब ही इस फिल्म के, जो पहली फिल्म है उसके प्रोड्यूसर थे जी की तरफ से। तो उनको सुनाई, तो उनको बहुत अच्छी लगी, सबको बहुत अच्छी लगी, और ये तय हुआ कि सन्नी जी को कास्ट करते हैं, ये राइट रहेगा। तो सन्नी जी उस वक्त ऊटी में शूटिंग कर रहे थे किसी फिल्म की, तो उन्होंने टाइम दे दिया। मैं, शर्मा जी और एक जी में से कनेक्टेड हैं कमल मुकुट जी, तो हम सब लोग जो है ना ऊटी पहुंच गए, तीनों चारों, और नितिन कैनी साहब, हम सब लोग वहां पहुंच गए। पहुंचने के बाद सनी जी से मिले। उससे पहले सनी जी की मैंने कुछ फिल्में देखी थी, तो लिखने से पहले मैं एक दो फिल्में पहले देखी हुई थी, दो तीन पिक्चरें और पिक्चरें देखी, पर निर्णय ये लिया कि ज्यादातर जो इन फिल्मों में हो रहा है हमें वो नहीं करना। तो क्योंकि क्या होता है कि लेखक जब तक जी के ना लिखे तब तक कुछ बात जी तक नहीं पहुंचती। तो उन किरदारों को, उन स्थितियों को, परिस्थितियों को जीना पड़ता है, जी के उसकी भावना पे रोना भी पड़ता है, उसकी बात पे हंसना भी। तो हम लोग वहां पहुंच गए, सन्नी साहब से मिले। सन्नी साहब ने कहा सुनाइए, तो सीन वाइज उनको इंटरवल तक सुनाई गई और उन्होंने सुनी। तो मुझे याद है कि चार पांच सीन रह गए थे इंटरवल से पहले। वो सुनते ही सनी जी ने कहा कि शर्मा जी, आई एम डूइंग दिस फिल्म, आई लाइक द स्टोरी, मैं ये पिक्चर कर रहा हूँ। तो फिर बात हुई कि आगे आपको कहानी सुना दें, ये मैंने पूछा कहानी सुना दें या सीन वाइज। बोले नहीं, जहाँ तक सीन वाइज है, तो पंजाबी में बोलते थे, मैं भी पंजाबी हूँ, तो बोले जिथे तक सीन वाइज है तो उसे सुना दो बाद। तो फिर मैंने सीन वाइज उनको प्री क्लाइमेक्स तक सुना दी, तो वो डन हो गया, और फिर जी की तरफ से प्रोजेक्ट खड़ा हो। जी, और फिर महा बाकी फैक्टर छूटते गए। जी, जी। जी, बस बाकी तो फिर आपको पता ही है कि एक अ, जनता का प्यार, और उससे, और सारी सारी चीजें, सब कुछ उसमें ऐसा, संगीत, उत्तम जी का काम, A1, A1। आपका बख्शी साहब तो खैर, बख्शी साहब तो बख्शी साहब ही थे, और उनके लिखे हुए गीत, और अनिल जी ने और टीनू वर्मा जी ने जो पार्टीशन के सीनों को और दूसरे सीनों को जिस लेवल पर शूट किया, वो कोई मामूली डायरेक्टर नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि उसकी ऑथेंटिसिटी, उसकी बिलीविबिलिटी पूरी तरह से मेंटेन की गई। और सन्नी साहब तो खैर, तारा सिंह तो दिलों में बैठ ही गए थे, और उन्होंने पूरी तरह से अपने सारे अनुभव से उस करेक्टर को, किरदार को निभाया। इसीलिए हर दिल को उन्होंने जीता। और सकीना का रोल भी आपकी अमीषा पटेल ने उस नया होने के बावजूद भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। ये शायद उनको ऐसा कहीं पढ़ा था मैंने कि कल हो वो कहो ना प्यार से पहले साइन किया गया था शायद इस फिल्म के लिए। हाँ, मैं तब बन शुरू होने वाली थी वो पिक्चर, या बन नहीं थी, या क्या। जी। एक मेरा सवाल ये था सर कि देशभक्ति वाली जो फिल्में होती हैं यूजुअली, जहाँ ये देशभक्ति वाला सेंटिमेंट होता है उसके सेंटर में, तो दो किस्म की धाराओं पे चलती हैं। एक होती हैं जो बहुत ज्यादा अपनी छाती पीटना और दूसरों को नीचा दिखाने वाली, जिन पर, जिनके लिए कहा जाता है कि जिंगोइस्टिक फिल्में हैं। दूसरी हम्म। होती हैं थोड़ी माइल्ड किस्म की, कि हाँ अपनी छाती ठोक रहे हैं लेकिन किसी दूसरे को नीचा नहीं दिखा रहे, किसी दूसरे को का मुर्दाबाद या वो उसको घटिया पने से नहीं देख रहे हैं। जी। आपकी सेंसिबिलिटी इन फिल्मों को लेकर कहाँ लाया करती है, और कौन सी फिल्में थी वो देशभक्ति वाली जिनका इन्फ्लुएंस रहा आप पे इस नहीं, सेंटीमेंट पर? देखिए, मैं जब गदर मैंने लिखनी शुरू, तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा मैं कोई देशभक्ति की फिल्म लिखने जा रहा हूँ। पहली बात तो ये मैं आपको क्लियर कर, करेक्ट।
क्या होता है, जो अ, सिनेमा का जो लेखक होता है, वो लेखक को कई बार किसी घटना से इंस्पायर होके, या किसी अखबार की न्यूज से इंस्पायर होके, या किसी माहौल से, या वैसे ही कोई थॉट आ जाता है, और फिर उसके जहन में करेक्टर आ जाते हैं। फिर करेक्टर वो उसको पकड़ के, उंगली पकड़ के लेखक को आगे ले जाते हैं और अपनी कहानी बनाते चले जाते हैं, और सीन पर सीन बनते चले। तो कोई भी पहले से माइंड सेट नहीं होता कि मैं कोई जो है देशभक्ति वाली फिल्म करने जा रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। बाकी आपने जो सवाल पूछा है कि देशभक्ति पर मेरा, मुझे देशभक्ति की मैंने फिल्में देखी है, जैसे हकीकत, जो मुझे बेहद 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 पसंद है। उसे मैं कितनी भी दफा, कितनी भी मर्तबा देख सकता हूँ। चेतन आनंद साहब की। जी हाँ, जहाँ चित्तानंद साहब की, धर्म जी और प्रिया राजवंश। या, तो ऐसा मेरा हुआ। जी। और क्योंकि 70 के दशक में मनोज कुमार जी ने भी बहुत फिल्में बनाई हाँ नहीं, देशभक्ति वाले उस पे लेके। मनोज साहब की पिक्चरों में कोई देशभक्ति, कोई मेन नहीं होता था। उनकी कथा में देशभक्ति आ जाती थी, जैसे गदर में देशभक्ति आ गई। आप समझ रहे हैं कि अगर उनकी रोटी कपड़ा और मकान थी, उपकार थी, उसमें एक करेक्टर आर्मी में है, तो देशभक्ति आ गई। तो भाइयों की कहानी है, दो भाई हैं, तो लाइक वाइज। बाकी मनोज साहब तो अपने आप में ही बहुत ही उम्दा, बहुत ही कामयाब और बहुत ही बढ़िया जो है मेकर है। इसमें कोई शक ही नहीं है। उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। उन्होंने जो काम किया है, चेतन आनंद साहब ने जो काम किया है, कमाल काम। जी। गदर पे हम फिर से आएंगे, लेकिन उससे मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा। 2001 में गदर आई थी, पंद्रह जी। सोलह साल पहले, जब आपकी पहली फिल्म जाल आई थी 1986 में। उमेश जी मेहरा हाँ। जी के लिए लिखी थी आपने फिल्म। जी जी जितेंद्र, हाँ। मिथुन चक्रवर्ती, रेखा, जी हाँ। ये जी सभी जी। कास्ट का हिस्सा थे। तो जी। आपकी पढ़ाई शुरुआती गाजियाबाद में हुई है? ये मेरी पैदाइश, रिहाइश, एजुकेशन सब गाजियाबाद। अच्छा मेरे अच्छा। मेरे बड़े भाई हैं, वो गाजियाबाद में ही रहते हैं, और वरिष्ठ पत्रकार हैं। वैसे वो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से जनरल मैनेजर रिटायर्ड हुए थे। उनका नाम है कुलदीप तलवार। मेरा ओरिजिनल नाम है जगदीप तलवार। हम दो ही भाई हैं, और वो गाजियाबाद में अशोक नगर में रहते हैं, और 70 साल से वहीं रहते हैं। और बहुत सारे आपके पत्रकार और सारे उनसे आपस में उनका बड़ा मेल मिलन और वो है। जी। जी। फिर आपका नाम कैसे पड़ा? क्या? शक्तिमान तलवार नाम कैसे रखा आपने? ये शक्तिमान तलवार तो मेरी हाँ कास्ट की जी है। जी। शक्तिमान का भी ये एक अलग छोटी सी स्टोरी है। तो मैं जब आया था, तो मैं को ये सोच के नहीं आया था कि मैं लेखक बनूं। ठीक है ना, डेस्टिनी आप नहीं जानते। तो मैं आया था, आने के बाद गेस्ट हाउस में रहता था। फिर जो है स्ट्रगल जो होता है वो तो होता ही है, संघर्ष जो होता है वो तो होता ही है। तो वो सारा संघर्ष जीवन में रहता है। तो वो टाइम पर काफी जो है, क्योंकि मुझे एक ही शौक था, वो एक्सरसाइज का था। आज तो फिटनेस सेंटर बहुत बन गए हैं, और लोग बहुत ज्यादा अपना सिक्स पैक्स वगैरह वगैरह बनाते हैं। लेकिन मुझे वो दौरान में भी व्यायामशाला जाने का शुरू से ही शौक था। जब मैं गाजियाबाद में था, तो वहाँ गांधीनगर में यहाँ व्यायामशाला होती थी, तो मैं अशोक नगर से दौड़ता हुआ वहां जाता था। तो वो व्यायामशाला से मुझे एक्सरसाइज का ही एक ये मेन यही शौक था। तो शुरू में मैं आया, तो मुझे कभी कभी कोई एक आध एक प्रोड्यूसर मिल गए, डायरेक्टर मिल गए, ये है वो है, तो खर्चा निकालने के लिए कुछ करना पड़ता था। देखने में हैंडसम था बहुत। मेरे दोस्तों ने मुझे कहते थे कि जब वहां थे कि भाई फिल्म लाइन में जाओ, एक्टर बनो, फिल्म लाइन में जाओ, एक्टर बनो। तो यहाँ छोटे छोटे रोल मिलने शुरू हो गए। तो एक बनने वाली कोई फिल्म थी, उसमें कोई एक नेगेटिव करेक्टर चाहिए था। तो गेस्ट हाउस में मैं दोस्तों के साथ था, तो ये तय हुआ कि भाई नेगेटिव करेक्टर में, जैसे नाम तब होता था रणजीत, जैसे नाम होता था अजीत, तो इस तरह के नाम होते थे। तो बोले, और शक्ति कपूर भी तभी आए थे, तो शक्ति कपूर। तो फिर ऐसे ही डिसाइड करके एक बात निकल आई कि भाई शक्तिमान एक नाम, और ये रख लिया जाए। तो वहां तय हो गया कि भाई शक्तिमान ही रख लेते हैं। तो उनको जाके बोल दिया, तो वहां से फिर
शुरू हुआ, 4-6 पिक्चरों में छोटे छोटे मैंने एक एक दो दो सीन किए, वो एक दो पिक्चरों में तो कट कट आ गए, और उसके बाद एक ट्विस्ट आ गया कि मैं लेखक बन गया। जी, काफी सारे ट्विस्ट है आपकी कहानी जी में, जी सिर्फ हाँ। एक ही नहीं। जी हाँ, मेरे मेरे परिवार में भी लेखकों का ही माहौल है। बड़े भाई मेरे लेखक है। तो और जिंदगी से बड़ी कोई किताब नहीं है। आप समझ सकते हैं, जिंदगी आपको जितना सिखाती है, जितना बताती है, जितना दिखाती है, क्योंकि लेखक जो होता है, उसकी ऑब्जर्वेशन, उसकी इमेजिनेशन और उसका एक्सपीरियंस, अनुभव, ये तीनों ही बातें उसको एक अच्छा लेखक बना देती। तो जी शायद जीवन में उतार चढ़ाव, जीवन में संघर्ष और ये सारी चीजें इतनी थी कि उस तरफ ईश्वर ने जो है गाड़ी आगे बढ़ा दी। जाल लिखते वक्त आपके दिमाग में था कॉन्शियसली कि आगे यही किया जाए कंटिन्यू, या फिर ये एक फिल्म करके नहीं देखते हैं आगे देखा जाएगा टाइप? नहीं, उससे पहले मैंने बताया ना आपको कि उससे पहले ही मैं किसी और के लिए कुछ लिख रहा था। तो अच्छा। जिस दिन मैं लेखक बना, उसी दिन मुझे ये तो हो गया कि भाई, और मैंने जो लिखा, एक दो बड़े एक्टरों को सुनाया, प्राण साहब को सुनाया, लागू साहब को सुनाया, एक दो और दो तीन, और उनको बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगा ये मेरे लिए उचित है, मैं ये कार्य में फोकस करूं और इसे ही करूं। और तभी मुझे कोई ईगल फिल्म्स ले गया, FC मेहरा जी के यहाँ, उमेश मेहरा जी के यहाँ, और वहाँ जो है जाल शुरू हुई, जाल पे काम शुरू। जी, उसके बाद आपने भाभी, नहीं, आशिक मैं आवारा, हाँ जी हाँ, जी जी। उसके उसके बाद मैंने ईगल फिल्म्स में आशिक आवारा लिखी। एक और फिल्म थी, उसके बाद उन वो स्टोरी मेरी नहीं थी, स्क्रीन प्ले किया था। तो वो यार गद्दार थी, मिठुन और सैफ अली खान, जो फिल्म चली नहीं। फिर उसके बाद एक को राइटर मैंने नंबरी आदमी मिठुन की लिखी। और फिर जो है भाभी लिखी, आपकी जवाहरलाल बाफना प्रोड्यूसर थे उसके, और गोविंदा, जूही चावला, भानुप्रिया वगैरह। और फिर उसके बाद पुलिस वाला गुंडा लिखी, धर्मेंद्र और पप्पू वर्मा डायरेक्टर, अनिल शर्मा प्रोडक्शन। और फिर अनिल जी के साथ गदर हुई, गदर। जी और जी। मैं विदेश विदेश में लिखता रहा, इंडोनेशिया में बहुत लिखा उसी मैंने। उसी पर आना चाह रहा था मैं, उसी पर आना जी चाह रहा था, और वो उसको थोड़ा सा इतना ब्रीफ में नहीं वो करेंगे, उस पर हम थोड़ा सा जी विस्तृत रूप से बात करेंगे हाँ कि हाँ। आपने इंडोनेशिया के लिए काफी टीवी शोज लिखे। हाँ, और मैंने इंडोनेशिया लगभग 20-22 साल मैंने लिखा। मैंने उस वक्त लिखना शुरू किया जब DHL से मैं लिख कर भेजता था, और वो ट्रांसलेट करके इंडोनेशियन लैंग्वेज में बनाते थे। और वो पहले पहले से ही काफी मुझे वहाँ, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी 100% सक्सेस रेट वहाँ रहा। और उनके 5-5 साल मेरे सीरियल चले, 5-5 साल मेरे ये चले, आपके कॉमेडी प्रोग्राम्स चले। तो वो 20-22 साल मेरा सिलसिला वहाँ चलता रहा। तो वो मैं करता रहा। जी जी जी। और वहां भी डेली सोप वगैरह और सिटकॉम का ही कल्चर था उस समय, 92 की हाँ हाँ, बात थी डेली। शायद। नहीं नहीं, डेली सोप ही था। तो वो शुरू हुआ 90s में हुआ मेरे ख्याल। हाँ, 92, 91, 92, 93 से लेकर तो 20-22 साल तक, 2200। फिर क्या हुआ कि उनका प्रोडक्शन हाउस जो मल्टीविजन प्लस करके था, वो मिस्टर राम पंजाबी करके थे। तो उनका फिर प्रोडक्शन हाउस बहुत बड़ा हो गया, काफी वो बनाने लगे। मुझसे कहते थे कि आप साल में हमको 5 सोप भेजो। तो 5 भेजना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता था, इतना उसको कंटिन्यू करना, आगे बढ़ाना। तो चलता रहा, बहुत अच्छा चलता रहा। फिर काफी बड़ी उनकी कंपनी होगी, उससे उन्होंने जो है दूसरे बिजनेस कर लिए, कंस्ट्रक्शन का भी कर लिया, रेस्टोरेंट्स के कर लिए, चेन। तो फिर वो उस तरफ काफी डाइवर्ट हो गए। तो मेरे ख्याल 2000, ऑलमोस्ट 2010 तक मैं काम करता रहा, 8 9 10 तक, बल्कि ज्यादा ही। जी, आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आपने इतना लिखा इंडोनेशियन शोज के लिए कि आपको वहां का सलीम जावेद कहा जाने लगा। नहीं, मैंने ये नहीं कहा था। मेरा सलीम जावेद साहब की तरह मेरा वहां पर 100% सक्सेस रेट रहा। अच्छा। ये मेरा, क्योंकि उनका रेट 100% हिंदुस्तान में रहा। उन्होंने जो फिल्में लिखी,
उसमें वो ज्यादातर फिल्में कामयाब थी, इक्का दुक्का तो किसी की भी ऊपर नीचे होती है। करेक्ट। हम्म, वो मैंने एक कहीं बात हुई थी तो मैंने ऐसा कहा। जी। तो फिल्मों में, छोटी मोटी फिल्मों में इधर उधर विलन बने, फिल्में लिखी, इंडोनेशियन जी शोज लिखे, गदर जी लिखी। जी। उसके आगे फिर आपने फिर आपके करियर में जितनी फिल्में दिखती हैं वो ज्यादातर अनिल जी के साथ ही हैं, द हीरो। हाँ, अनिल जी के साथ मैंने 4-5 पिक्चरें की। अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हूँ, तुम्हारे वाले वतन अमिताभ साथियों, बच्चन, अक्षय। और अनिल जी के साथ मैंने की सिंह साहब दी ग्रेट। सिंह साहब द ग्रेट। जी। जी। और अनिल जी के साथ मैंने वीर में कुछ डायलॉग वीर। किए थे, क्योंकि वो सलमान खान की स्क्रिप्ट थी, तो उसमें कुछ काम किया जी। था। और फिर अनिल जी के साथ अब ये गदर 2 हुई है। बाकी तो उन्होंने फिर बीच में तो एक पिक्चर बनाई थी, उसमें मैं नहीं था। आप जीनियस में नहीं था, अपने में नहीं जीनियस। था। हाँ, मैं नहीं जी। वीर का आपने जिक्र किया कि सलमान खान की वो कहानी थी। था उनका स्क्रिप्ट थी। जब स्क्रिप्ट बन के स्क्रीन प्ले रेडी हो जाता है, उसके बाद उनका कितना इन्वॉल्वमेंट रहता है उसमें, कि जो लिखा गया वही पर्दे पे जाएगा, या उनका खुद का भी इनपुट रहते हैं बीच में? उनका क्या, कैसा प्रोसेस रहता है सेट पे? नहीं, सेट पे तो क्योंकि वो स्क्रिप्ट उनकी थी, तो डेफिनेटली स्टोरी स्क्रीन प्ले उनका था। तो अब और मैंने कोई उनका, मेरे तो डायलॉग थे, तो डायलॉग मुझे, मेरी जैसी ये गदर है, गदर 2 है, इसमें मैं 90%, मोर देन 80% में सेट पे मौजूद रहता हूँ। मुझे जो है, और सनी साहब के साथ मुझे जो है वो क्योंकि ये इन फिल्मों में पंजाबी फ्लेवर भी था। करेक्ट है, दोनों फिल्मों में। जी। तो उनको डायलॉग देना, उनको वह, तो वो, बाकी वो पिक्चर में तो मेरे ख्याल में मैं 2-3 दिन ही शूटिंग पे गया हूँ। तो बाकी क्योंकि जयपुर में शूटिंग थी, कहीं बाहर थी, तो वो उनका कुछ स्क्रीन प्ले हो गया, स्टोरी होगी, तो उसके बाद मेन तो सेट पे डायलॉग राइटर का ही काम। जी। जी। वही वही मैं पूछ रहा था कि उनका, सलमान खान का प्रोसेस कैसा होता है इस चीज को लेके? इस सलमान खान साहब का तो आप डायरेक्टर के साथ ही सजेशंस जो होते होंगे, वो सेट पे मैं इतना रहा नहीं, मैंने आपको बताया वीर में। तो हमारी फिल्मों में जो है सनी जी पहले ही अपनी पूरी तसल्ली कर लेते हैं। 2 बार सुनना है, 3 बार सुनना है, सीन सुनने हैं। कभी हुआ तो वैनिटी वैन में सुबह जब आते हैं तो वैनिटी वैन में सीन सुनाने में पहुंच जाता हूँ। अनिल जी कभी फ्री हुए या वो अपना शॉट लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं, तो वो भी साथ आ गए, शॉट से फ्री हुए तो सीन सुना दिया एक बार, वही छोटा मोटा कोई डिस्कशन है तो हो गया। उसके बाद तो फिर शूटिंग होता है। जी। और सनी देओल इम्प्रोवाइज करते हैं या फिर आपके रिटर्न मटेरियल के हिसाब से चलते हैं? कितना इनपुट रखते नहीं, हैं? देखिए क्या है कि इट इज ऑल डिपेंडिंग। ऐसा नहीं है, जैसे गदर 1 थी, गदर 1 जो है कभी कोई किसी तरह का डिस्कशन ही नहीं होता था। सनी जी की तरफ से कभी कोई डिस्कशन, 1 2 3 4 जगह जो डिस्कशन हुआ उसका इमीडिएटली अगर कहीं कोई चीज ठीक नहीं लग रही है तो उसको ठीक कर लिया। क्योंकि एक चीज बना रहे हैं, एक चीज, एक क्या होता है कि जो हम लोगों के साथ फिल्म लाइन में क्या है कि हमें हम वैसे बिजनेसमैन नहीं है कि अमूल ने एक मक्खन की टिक्की बनाई 50 साल पहले, तो वही मक्खन की टिक्की आज भी बिक रही है। करेक्ट। गोदाम में गया, निकाला, मक्खन बेच दिया। हमें हर बार नई से नई चीज बनानी है, नई से नई फिल्म लिखनी है, नई से नई फिल्म में एक्ट करना है एक्टर को। तो एक चीज लोगों की पसंद के लिए, लोगों के दिलों में उतरने के लिए हमें बनानी, तो पूरी टीम ही मिलकर बनाती है उसको। बाकी अपने अपने रोल होते हैं कि कैमरामैन है, वो अलग उसका रोल है, डायरेक्टर साहब हैं, उनका सबसे काम लेना है, राइटर का अपना रोल है, एक्टर मेन प्रोटोगनिस्ट है, उसके जरिए सारी बात कही जा रही है, लोग उससे उसे ही समझते हैं, उसे ही सुनते हैं, और डेफिनेटली वो जगह है। तो दिस इज ऑल, एक एक अच्छी टीम एक दूसरे को समझ लेती है तो बहुत अच्छा काम जी। हो जाता है। सनी देओल के साथ आपने माफ कीजिएगा, उनके साथ आपने एक्टर की कैपेसिटी में भी और डायरेक्टर की कैपेसिटी में भी काम किया। उन्होंने घायल वंस अगेन जब वो बना रहे थे, तो उसकी कहानी में हाँ क्रेडिट है,
आपका देखा तो, हाँ। एज अ डायरेक्टर वो कैसे हैं, एक्टर्स से कितना नहीं फर्क है? नहीं, एज ए डायरेक्टर काफी, एज ए डायरेक्टर से मेरा मतलब कि जो अगर बहुत अच्छा उनको कोई स्क्रिप्ट मिले और बहुत अच्छा स्क्रिप्ट वो आ, मिल जाए और वो करना चाहे खुद, तो वो बहुत अच्छा काम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, और पूरे दिल से करते जी। तो हैं। एज एन चेंज। एक्टर तो, एज एन एक्टर तो ही इज द वन ऑफ द फाइन एक्टर इन बॉलीवुड। ये पिक्चर में भी आप देखेंगे गदर 2 में जो कुछ सीन है उन्होंने ऐसे किए हैं कि पूछे नहीं, मतलब कि भावनात्मक भी बहुत अच्छे किए। मैं इन खुद, हाँ हाँ, हाँ, जी जी। क्या जी क्या, बोलिए बोलिए। मैं खुद उन सीनों पर सेट पे बैठे हुए मेरी आंखें भर गई, मैं रो पड़ा, इतने अच्छे कि जो पेपर पे लिखे हैं, बहुत अच्छे वो, बता ऐसा अच्छा किया है उसको भी पूछे, जो डायरेक्टर साहब ने किया है और जो उन्होंने किया है उस वक्त, मतलब बहुत लोगों सब ने क्लैप हुआ, सब हुआ। तो एक 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 करेक्टर में घुस जाने वाली बात है, तभी वो चीजें निकलती हैं। ये डायलॉग्स भी जो पिछली पिक्चर में थे इसमें भी है, वो तभी निकलते हैं। वो सोच के नहीं लिखे जाते कि भाई ये लिखा जाएगा कि कटोरा मांगोगे या ये करोगे। वो सोच के, वो स्थिति परिस्थिति में किरदार में घुसकर जब आप उसके करेक्टर में घुस जाते हैं, तो अंदर से आवाज आती है कि भाई ये आदमी ये क्यों नहीं बोलता, जब सामने वाला ऐसे बोल रहा है तो क्यों नहीं जवाब देता। तो वो फिर बाद में डायलॉग बन जाते जी। तो जैसा आप कह रहे हैं कि वो जो भावनात्मक पक्ष तो जो था तारा सिंह का, वो भी इसमें बचा रहेगा, और जो उसका गुस्सा, जो जरूरी गुस्सा था हैं। उसका, वो वो तो, भी हाँ, बैलेंस किया गया है। वो सारे रंग पहली में भी थे, इसमें भी है। उसमें भी उनका जो है रोमांटिक मूड भी था, इसमें भी तारा सिंह सकीना के परिवार में, फैमिली में, उन दोनों में कितना प्यार है, कितना ये है, वो सब है पूरा। फैमिली पिक्चर है, फैमिली पिक्चर आगे कैसे जाती। 11 अगस्त को फिल्म रिलीज हो गई है सिनेमा जी हॉल्स में। हाँ। जी और हाँ। हमने सर गदर से बातचीत अपनी शुरू की थी, और गदर पे ही इसको एंड करेंगे। तो मेरा एक जी। आखिरी सवाल है, एक सवाल के अंदर कई सारे सवाल हैं, जी। कि गदर के डायलॉग्स जो लिखे आपने वो बहुत ज्यादा हिट हुए थे, अब तक कोट किए जाते हैं, इधर उधर इस्तेमाल किए जाते हैं। आज के पॉप कल्चर में भी उनका रेलेवेंस बना हुआ है उतना ही। ऐसी बात नहीं जी। कि आज के समय में कोई कहेगा तो उसको याद नहीं आएगा कि ये कहाँ सुना था यार, कुछ रिकॉल नहीं जी। कर पा रहे, उनकी रिकॉल वैल्यू जी। अभी भी बनी हुई है। जी। तो मैं जी। आपसे जानना चाह रहा था कि उनके पीछे के किस्से कहानियां क्या थे, जो फेमस आइकॉनिक डायलॉग थे गदर वन के। मैं कुछ डायलॉग्स बताऊंगा आपको, और आप जी। अगर उनसे कुछ शेयर कर पाए तो। पहला डायलॉग है कि एक कागज पर मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा? मुझे मेरे बच्चे को उसकी माँ से मिलाने से कोई ताकत, कोई सरहद नहीं रोक सकती। जी। देखिए क्या है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जो जो जी के किरदार में घुस के लिखा जाता है वो बाद में डायलॉग बन जाता है, करेक्ट। तो ये डायलॉग भी, एक ट्रक ड्राइवर, एक ज्यादा पढ़ा लिखा ड्राइवर, पढ़ा लिखा किरदार नहीं है, एक मासूम, एक सिंपलटन, एक अच्छा आदमी, और वीजा के लिए ट्राई कर रहा है, बार बार कह रहा है वीजा के लिए जा रहा है और उसको वीजा नहीं मिल रहा, करेक्ट। और वो वीजा बोल भी नहीं सकता। तो वो भाषा में जब बोलेगा, जब मैंने सोचा तो वो क्या बोलेगा, वो यही बोलेगा, गुस्से में भर जाने के बाद जब उसको इतने धक्के दे दिए गए कि वो अमृतसर से आ आके जा जाके बोलता है, और उसके बाद जो उसको इतना लताड़ दिया गया, तो लताड़ने पर वो आदमी क्या बोलेगा, जब मैंने सोचा तो मेरे अंदर से ये बात निकली कि इकबाल साहब, एक कागज पे मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा। और फिर उसकी भावना निकल के आई, कहता कि पाकिस्तान नहीं जाएगा, कहता मुझे मेरे बच्चे की मां से मेरे बच्चे को मिलाने के लिए कोई ताकत, कोई सरहद नहीं रोक सकती। यही निकलेगा ना, आप बताइए, जो स्थिति मैंने बताई उसमें आदमी के दिल से यही बात निकलेगी। और भाषा वही, क्योंकि वो वीजा कह नहीं सके, सन 47, वो टाइम की बात। जी। तो वो बाद में डायलॉग बन गया। अब आपने पूछा, रिकॉल हो गया उसका। हम्म। और अगला इसमें है तो
अशरफ अली आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, इससे हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। इसमें सेट के एक्टर्स का कितना वो था, इम्प्रोवाइज करना हो चाहे इनपुट देना हो अपनी तरफ से? नहीं, इसमें वहाँ कोई इनपुट नहीं था। वहाँ तो शूटिंग का दौर होता है तो पूरा इसी में ही लगे रहते हैं कि सामने से हैंड पंप कहाँ होगा, ये कहाँ होगा, कैमरे कहाँ होंगे, इतनी भीड़ सारी चीजों को। तो जो सीन राइटर और डायरेक्टर के बीच में फाइनल हुआ था, वही सीन यहाँ पर था। सजेशन डायरेक्टर ने दिए होंगे, राइटर ने दिए होंगे, और ये लिखा गया कि इतना प्लेट होने के बाद कि एक आदमी पाकिस्तान जिंदाबाद बोल रहा है, एक आदमी इस्लाम जिंदाबाद बोल रहा है, उसकी नजर में कहीं कोई छोटा नहीं है। एक आदमी इस्लाम को कबूल कर रहा है, अपने परिवार की खातिर धर्म बदल, फिर भी उससे कहा जा रहा है, पॉलिटिक्स खेली जा रही है कि आप बोलो हिंदुस्तान ऐसा है, हिंदुस्तान वैसा है, हिंदुस्तान वैसा है। तो वो आदमी क्या करे? वो तो कहता ही है कि पहले पीछे ही उसने कहा है, पिछले ही सीन में कहा है कि, कहता है कि भेज दो, नहीं तो मेरी आज अगर एक जट बिगड़ गया तो 100 को लेकर मरेगा। सौ मतलब को वो लेकर जानता है मरेगा। मुझे मरना है। आप देखिए उसकी सोच क्या है। हर चीज पूरी तरीके से घुसकर सोची गई है कि कहता मुझे तो मरना ही है भाई। तो वो फिर डायलॉग बन गया। जी। अगला इस लिस्ट में डायलॉग था कि दुनिया जानती है कि बंटवारे के वक्त हम लोगों ने आप लोगों को 65 करोड़ रुपए दिए, तब जाकर आपके छत पर तिरपाल आई थी। बरसात से बचने की हैसियत नहीं और गोलीबारी की बात कर रहे हैं आप लोग। हाँ, ये तो ये भी फैक्ट अशरफ था अली। ना। नहीं, ये फैक्ट था, ये कोई डायलॉग नहीं था। इट वाज ए फैक्ट कि हमने बंटवारे के उनको इतना पैसा दी, और नया घर उनका बसा था, सर पे तिरपाल आई थी। और तिरपाल का मतलब होता है छत। छत आई थी। और जब छत आई थी और वो फौजी लड़ने की बातें कर रहा है, कहता है यार अभी इस वक्त कहाँ आप लड़ाई की बात करते हो? ये तो फैक्ट था। अ, अगला इस लिस्ट में था मेरे पास कि इस मुल्क से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में है, उनके होठ और दिलों की धड़कनें हमेशा यही कहती हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो क्या वो पक्के मुसलमान नहीं है? हाँ, तो ये डायलॉग नहीं, ये भी फैक्ट है। उस वक्त आप देखो 47 में जो यहाँ रहे थे वो हिंदुस्तान के थे, नहीं तो चले जाते पाकिस्तान। चले जाते हैं ना, हम्म। नहीं गए। तो उस वक्त 1947 की इस फिल्म में ये जो बोला गया, वो इसलिए बोला गया कि भाई यहाँ रह गए, नहीं गए। जो चले गए वो पाकिस्तान के हो गए। तो ये भी फैक्ट था। जी। और एक और डायलॉग है जिसकी इतनी इतना जिक्र नहीं होता है, लेकिन मुझे बहुत याद रहा वो। और एक सीन है जहाँ पे कुछ लोग हमला करने आते हैं सकीना पे, और वहां तारा रेलवे ट्रैक पे हम्म, मिलता है और उसको बचा लेता है। और फिर बाद में तलवार से हाथ काट के मांग भर में सिंदूर भर देता है, मांग भर देता है मतलब। तो हाँ जी। एक वो बोलता है कि ये मुसलमानी है, लो अब ये हो गई सिखनी। हम्म। ये भी एक उसका डायलॉग है जिसकी मुझे लगता है कि ज्यादा बात नहीं होती है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट सीन था फिल्म का। हाँ, नहीं वो तो विजुअल है ना, तो विजुअल में वो मांग भर देता है कि मैंने मांग भर दी, सिख नहीं हो, मुसलमानी। मतलब हम, हमारे धर्म में औरत की मांग भरी, आपका मंगलसूत्र हो, तो हिंदुस्तानी औरत मानी है ना। तो उसने मांग भर दी थी। वो कोई डायलॉग नहीं है, वो तो एक सीन का एक ट्रीटमेंट है। जी। जी। और हम्म। मैं चेक कर रहा था सर, तो आपकी पिछली फिल्म गदर 2 से जो पिछली फिल्म थी ये घायल वंस अगेन और सिंह साहब द ग्रेट दिखा रहा जी। था। तो घायल आजकल क्या वंस किन? हाँ हाँ, जी जी। घायल वंस अगेन में मेरा स्टोरी आइडिया था। मैं पूछ रहा था कि आप आजकल क्या कर रहे हैं, किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं? देखिए अभी मैं स्क्रिप्ट्स कर रहा हूँ, 2-3 स्क्रिप्ट्स कर रहा हूँ। और जैसे ही कुछ मैच्योर होता है तो मैं डेफिनेटली आपको बताता हूँ। जी। कोई एक्टर्स या कोई डायरेक्टर्स ध्यान में है आपके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्क्रिप्ट अच्छी होगी तो एक्टर भी अच्छे आ जाएंगे, डायरेक्टर भी अच्छे आ जाएंगे।
जी, बात जी, बात देखिए, बात है अपने पे विश्वास की और ईश्वर पे विश्वास की। वो आप फिल्म इंडस्ट्री जैसी जगह पर, गाजियाबाद जैसी जगह से कोई आदमी आता है एक सूटकेस ले, तो उसको कोई फिल्म लाइन से लेने नहीं है, समझे? क्योंकि वो किसी को जानता ही नहीं है, तो लेने कहाँ आएगा? तो उसको जहां पहुंचना है वो खुद ही पहुंचेगा। जो करना, तो आगे भी जो भी अच्छा लिखा जाएगा वो अच्छा लिखा ही फिर मुझे आपके सामने लाकर बिठा देगा। आप मेरी बात समझे? तो इसलिए स्क्रिप्टें चल रही हैं दो तीन, और हो सकता है बहुत जल्दी ही आपको मैं बता पाऊं कि ऐसे ऐसे ये सब शुरू हो रहा है। जी, जी सर, इंतजार रहेगा आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स का। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको उन सभी स्क्रिप्ट्स के लिए, उन सभी कहानियों के लिए। और गदर 2 आ गई है, उसके लिए भी शुभकामनाएं। जी जी। अगले से रिलीज होने जा रही है 11 अगस्त को। बहुत बहुत जी 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 हमसे जी बात जी। करने के लिए बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद। यमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपका चैनल जो है इसी तरह अ, सबको प्रोत्साहित करता रहे और अपना अच्छा कार्य करता रहे, मेरी ये शुभकामनाएं हैं। शुक्रिया सर। थैंक यू। आज की थैंक यू। बातचीत को यहीं करते हैं। थैंक यू। जी जी, थैंक यू, थैंक यू।